हेलो एवरीवन, वेलकम टू अव्यानास एकेडमी। मेरा नाम है श्री कौशिक और आज हम 500 एमसीक्यू की जो सीरीज़ हमारी ऑलरेडी चैनल पर चल रही है उसका थर्ड सेशन जो है कंडक्ट करने जा रहे हैं। एंड वी कैन गारंटी यू कि इन 500 सीडीपी क्वेश्चंस में जो हम टॉपिक कराएंगे, साथ ही साथ जो हम कवरेज कराएंगे, उससे बाहर सीडीपी में कुछ नहीं आने वाला है। तो आप इसको पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं और इस सीडीपी के सेक्शन के साथ आप पूरे अच्छे तरीके से स्टिक होकर अगर करेंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आपके 27 to 28 मार्क्स तो आप उधर ले ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा थर्ड सेशन। तो द क्वेश्चन इज, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम अ टीचर शुड फॉलो अ फिक्स्ड करिकुलम, द एम्फेसिस शुड बी ऑन competition among the students, ample opportunities should be provided for construction of knowledge, and students should be labeled on the basis of their academic scores. Answer will be द थर्ड वन। तो अब जो है, एक तो क्वेश्चन जो है वो हमारे रिपीट होने लग गए हैं और टॉपिक्स भी जो है वो अब रिपीटेशन पे जाएंगे, तो टाइम भी कम लगेगा, ठीक है, प्लस बेनिफिट भी होगा कि रिवाइज हो रहा है। पर हम 500 पूरे करेंगे। मोस्टली इसमें कौन से हैं, पीवाई क्यों आपके हैं। तो द फर्स्ट वन सेज द टीचर शुड फॉलो अ फिक्स करिकुलम। नहीं, फिक्स करिकुलम को हम वैसे भी क्या करते हैं, डिनाई करते हैं। वाई सो? क्योंकि ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टैकल नहीं करता, ठीक है। सबको एक तरीके से डील करना इज नॉट अ थिंग। इट टॉक्स अबाउट इक्वेलिटी रादर देन इक्विटी, है ना। इक्विटी इक्वेलिटी का फर्क बताया था मैंने। देन द एम्फेसिस शुड बी ऑन कंपटीशन अमॉन्ग द स्टूडेंट। नहीं, कंपटीशन की बात हम इधर नहीं करेंगे। देन स्टूडेंट शुड बी लेबल ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक स्कोर्स। नहीं, ये लेबलिंग अगर करेंगे तो क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन। तो लेबलिंग जो है वो हमेशा हम क्या करेंगे, डिनाई करेंगे, जितना हो सकते हैं उतना इग्नोर करेंगे, ठीक है। सो एम्पल अपॉर्चुनिटी शुड बी प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। यस, बायस हो, क्योंकि अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज है और अपॉर्चुनिटीज पूरे अच्छे तरीके से उन्हें प्रोवाइड हो रही है, तो वहां पे हमारे पास बेनिफिट क्या है कि रोड लर्निंग नहीं हो रही, इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्टिव लर्निंग, है ना। एंड वी आर प्रोमोटिंग दैट ओनली। चलो नेक्स्ट। After observing that students are struggling to proceed further on an ongoing activity, a teacher decide to provide cues and hints in form of what, why, how. ठीक है। According to Lev Vygotsky's theory, this strategy of teacher will demotivate the children to learn, act as a scaffold of learning, cause withdrawal tendency among the student, be meaningless in the process of learning. Second, why so? Again, ZPD से है क्वेश्चन, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समझा चुकी हूँ पहले, कॉम्प्रिहेंसिव में भी और सीडीपी में भी, सो दोबारा कराने की जरूरत है नहीं, 500 एमसीक्यू में भी करा दिया है। अब डीमोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, नहीं, अगर टीचर जो है वो थोड़ा ऐसे होगा कि बच्चों की जो नीड्स है उनको टैकल नहीं करेगा, तब बच्चे डीमोटिवेट होंगे, रादर देन जहाँ पर वो उसे इनकरेज कर रहा है। तो डिमोटिवेट तो होने की इधर बात ही नहीं है। देन कॉज विड्रॉल टेंडेंसी। अब विड्रॉल कब होगा, विड्रॉल का मतलब क्या होता है, पैर पीछे ले लेना, काम ही ना करे वो। विड्रॉल कब होगा, अगेन जब बच्चे डिमोटिवेटेड होंगे या बच्चों को किसी तरीके से बुली कर रहा होगा कोई, या बच्चे नहीं करना चाह रहे होंगे चीज़ें, तो तब क्या होगा, विड्रॉल होगा, मल्टीपल फैक्टर्स की वजह से। देन मीनिंगलेस। नहीं, मीनिंगलेस नहीं है। अगर आपको सामने से कोई भी सपोर्ट करता है या कोई नेगेटिव कमेंट्स आपके ऊपर पास करता है, तो इट्स ऑलवेज मीन समथिंग टू एवरीवन। तो मीनिंगलेस तो ये नहीं है। और इधर टीचर अगर वो चीज़ यूज़ कर रहा है, देन नाम आ रहा है लेव वाइगॉट्स्की जी का, तो अगेन क्या है ये, स्कैफोल्डिंग, इन विच क्यूज को हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि वो हमारी हेल्प के थ्रू आगे आके आंसर प्रोवाइड कर सके, इसलिए हम उसे क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं। देन देयर विल बी अ टाइम जब बच्चा पूरे अच्छे तरीके से याद कर लेगा तो उसे क्यूज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। पहले याद करना सिखाया, फिर क्यू दे के सिखाया, और उसके बाद इट कीप्स गोइंग, ठीक है। तो इस तरीके से आगे आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे बच्चों को अगर हम वो टेबल लर्न कराते हैं, तो स्टार्टिंग में टीचर साथ में बुलवाती है, 2 1 2, है ना, 2 2 4। लेकिन एक बार बच्चे याद कर लेते हैं तो टीचर बच्चों को बोलती है कि भाई याद करके सुनाओ, और अगर वो कहीं भूलता है तो उसे करेक्ट करती है। और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाता है तो क्या करती है, फिर टेस्ट कंडक्ट करते हैं कि अब बच्चे को खुद आना चाहिए, इनफ ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है। सो ये क्या था, स्कैफोल्डिंग ही था एक तरीके से। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। स्कूल इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंट एंड फैमिली इज प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट। School is primary socialization agent and peer are secondary socialization agent. Peer are primary socialization agents and family is secondary socialization agent. Family and mass media both are secondary socialization agent. First, why so? School secondary है, family primary है,
स्कूल प्राइमरी नहीं, यहीं पे गलत हो गया है ऑप्शन। पियर्स आर प्राइमरी, फैमिली एंड मास मीडिया आर बोथ सेकेंडरी, नहीं। अगर यहाँ लिखा होता कि फैमिली एंड मास मीडिया बोथ आर प्राइमरी, प्राइमरी का सिंबल ये होता है, सेकेंडरी का ये होता है, टर्शरी का ये होता है। तो अगर ऐसा कुछ लिखा अगर मिल जाए इनकेस तो भी याद रखना, ठीक है। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन अगर लिखा होता तो हम एक पॉइंट पे से कंसीडर कर सकते थे सही, अगर ये वाला सही नहीं होता तो, लेकिन वो लिखा ही सेकेंडरी में है तो फैमिली सेकेंडरी कभी भी नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन भी हटा देंगे यहाँ से। चलो नेक्स्ट, theory of multiple intelligence emphasize that intelligence quotient can be measured only by objective test. Intelligence in one domain ensure intelligence in other domain. There are several forms of intelligence. There is no individual difference in the intelligence. Multiple intelligence says that there will be a several form of intelligence. किसने दी है थ्योरी, किसने दी है थ्योरी? हॉवर्ड गार्डनर। मैंने अच्छे से याद कराया था कि सेवरल गार्डनर, गार्डन में बहुत तरीके के पेड़ होते हैं, several kind of plants in our garden. Similarly, हॉवर्ड गार्डनर की थ्योरी थी कि several kind of intelligence in our brain. There are several form of intelligence in a human. ठीक है, ब्रेन तो क्या। तो देन इंटेलिजेंस क्वेश्चन कैन बी मेजर्ड ओनली बाय ऑब्जेक्टिव टेस्ट, नहीं, प्रोजेक्टिव टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। देन इंटरव्यूज भी होते हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट आर अ काइंड ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट एज वेल, ठीक है। प्रोजेक्टिव टेस्ट, हाँ यार, सब प्रोजेक्टिव टेस्ट मैंने अभी तक बताए नहीं है। प्रोजेक्टिव टेस्ट तुम्हारे कौन से टेस्ट होते हैं कि उसमें ना एक स्टिमुली प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। जैसे तुम्हारे दो चार हैं, एक तो है रोशाक, ठीक है, एक है तुम्हारा टीएटी, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ठीक है, एक है तुम्हारा, हाँ अभी यही बहुत है, यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टीएटी हो गया, रोशाक हो गया, रोशाक इंक ब्लॉक एक सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, वो प्रॉपर प्रोजेक्टिव नहीं है बट काइंड ऑफ प्रोजेक्टिव। अब इनमें बेसिकली क्या होता है, ये होते हैं इनेट चीज़ों को देखने के लिए, क्योंकि अ पर्सन कैन फेक गुड एंड फेक बैड व्हेन इट कम्स टू ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसी वजह से जो मोस्टली जो साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करते हैं स्पेसिफिकली पर्सनैलिटी के, वो आपके कैसे होते हैं, प्रोजेक्टिव वन, ठीक है। क्या नाम है इन टेस्ट का, प्रोजेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव है अगेन, सब्जेक्टिव क्यों है, क्योंकि इनमें जो चीज़ें हैं वो खुद लिखनी है, अपने व्यू पॉइंट्स आपके बाहर आते हैं। रोशाक इंक ब्लॉक टेस्ट क्या है कि बेसिकली जो रोशाक हैं उन्होंने टेस्ट बनाया था, एक पेपर लिया, उसके ऊपर इंक रखा एक डॉट, और उसको ऐसे फोल्ड किया, देन उसको ऐसे फोल्ड किया। अब वो जो पेपर है उससे कुछ बन गया है इंक से, ठीक है, कुछ बन गया उस पे इंक से, समथिंग लाइक सपोज दिस काइंड ऑफ थिंग, या कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, कुछ भी आकृति कैन, कुछ भी बन सकता है। अब ये जो है एनीथिंग कैन बी, इसका जो प्रिडिक्शन है वो आप कैसे करते हो, इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनल फैक्टर, कि आपको क्या दिख रहा है। इफ आई आस्क यू और आपको अगर वो कार्ड दिखाऊं तो इधर कुछ और दिखेगा, उधर कुछ और दिखेगा। ये क्यों है, क्योंकि इंटरनल फैक्टर आपकी क्या है या इंटरनल पर्सनैलिटी आपकी क्या है, उसकी वजह से। तो दीज आर प्रोजेक्टिव बिकॉज यू आर प्रोजेक्टिव योर व्यूज, योर पर्सनैलिटी ओवर देम, दैट्स व्हाई दे आर व्हाट, प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो ये इंटरनल पर्सनैलिटी को बाहर निकालने के लिए सबसे ज़्यादा यूज होते हैं। इनकी रिलायबिलिटी कम में भी अच्छी मानी जाती है। रीजन बीइंग, ये एक तो इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी होती है इनकी। टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी, वैलिडिटी कराए थे, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी टेस्ट की। तो जो वैलिडिटी और रिलायबिलिटी है, रिलायबिलिटी क्या होती है कि कितना वो टेस्ट जो है वो सही आंसर कर रहा है, वैलिडिटी इसकी कितना वो उस कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है, कितना वो उसके लिए वैलिड है। इनकी वैलिडिटी तो सही होती है, लेकिन इनकी जो रिलायबिलिटी है, मतलब इनफैक्ट वैलिडिटी रिलायबिलिटी जो दोनों हैं वो कम ही एक्सेप्टेबल हो जाती हैं, अराउंड 6 के अराउंड, ठीक है, रादर देन द ऑब्जेक्टिव वन। ऑब्जेक्टिव में रिलायबिलिटी हमेशा हाई रहेगी, और क्या कहते हैं, वैलिडिटी भी। वाई सो, क्योंकि वहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्टिव है टेस्ट, ठीक है। देयर आर सर्टेन आंसर, पर्सन हैव टू आंसर इन दैट ओनली, लेकिन यहाँ पर क्या है, आंसर सब्जेक्टिव है, प्लस जो पर्सन है वो भी जो चेक कर रहा है उसका भी बायसनेस उसमें ना आ जाए, तो इस वजह से इनकी रिलायबिलिटी कम में भी एक्सेप्टेबल होती है। इनकी रिलायबिलिटी नॉर्मल टेस्ट से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। दूसरी चीज़, इसकी जब भी रिलायबिलिटी हम चेक करेंगे तो हम चेक करेंगे इंटर स्कोरर रिलायबिलिटी। इंटर स्कोरर क्या होती है,
2 पर्सन्स को देंगे हम उस टेस्ट को। सपोज एक टेस्ट कंडक्ट किया है, तुम दोनों ने आंसर करा, ठीक है, इधर से आंसर आया, इधर से एक आंसर मेरे पास आया। अब वो जो आंसर है पहले मैं चेक करूं, फिर कोई और चेक करे, सो दैट मेरे व्यूज उसके ऊपर प्रोजेक्ट ना हो, उसके व्यूज भी प्रोजेक्ट ना हो, फिर जो जो चीजें हमारी ठीक होती हैं दैट कम्स अंडर दैट, क्योंकि उसमें ना मेरा बायसनेस है ना उसका बायसनेस है। तो एक जो चेकर है या जो भी आपका साइकोलॉजिस्ट या जो भी कंडक्ट कर रहा है, साइकोलॉजिस्ट ही कंडक्ट करते हैं ट्रेंड इसको, क्योंकि इसको इसके लिए एक्सपर्टीज भी चाहिए। तो अगर कोई ऐसा पर्सन चेक कर रहा है तो सिमिलरली 2 लोगों से टेस्ट यूजुअली चेक होता है, सो दैट एक पर्सन की खुद की बायसनेस इसमें ना आए, जो भी उसे चेक कर रहा है, जो भी उसे इंटरप्रेट कर रहा है, इंटरप्रिटेशन होता है इसका भी। ठीक है, क्लियर है, ये अनकॉन्शियस को बाहर निकाल। ठीक है, देन देर इज टीएटी, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, जो आपका उसमें भी यूज़ होता है डीएसएसबी की, जो ये क्या कहते हैं आपके, ये फौज वाले जो एग्जाम कंडक्ट होते हैं, मिलिट्री की ट्रेनिंग जो होती है, उनमें टीएटी यूज़ होता है। they'll show you a picture and they'll ask you write a theory on that, sorry, write a story on that theory। ठीक है, एक स्टोरी आपको लिखनी होती है, कोई भी आपको पिक्चर दिखाएंगे, फिर उसके हिसाब से उस स्टोरी का इवेल्युएशन होता है, द व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड योर हेड, अगेन इट इज़ व्हाट, प्रोजेक्टिव। so these are kind of psychological। और इनमें कौन सी रिलायबिलिटी होती है, इंटर स्कोरर, ये चीज़ लिख लेना, अगर कुछ हाइयर लेवल का आता है तो यूज़फुल रहेगा टेस्टिंग के लिए। ठीक है, सो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही नहीं यूज़ करते, हम प्रोजेक्टिव भी करते हैं, इंटरव्यूज़ भी यूज़ करते हैं, प्लस हम ऑब्जर्वेशन का मेथड भी यूज़ करते हैं, हम केस स्टडी भी यूज़ करते हैं, और क्या क्या यूज़ करते हैं हम आईक्यू के टेस्ट के लिए। इंटरव्यू हो गया, इंटरव्यू के टाइप स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, है ना। देन ऑब्जर्वेशन, एक नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कि जो उसका एग्जैक्ट जो उनका वर्किंग एटमॉस्फेयर है जहाँ पे आपको कंडक्ट करना है एक्सपेरिमेंट, वहाँ पर ही आप ऑब्जर्व करोगे, सो दैट एक पर्सन फेक गुड या फेक बैड ना करे। ठीक है, देन एक डिस्गस्ट वाला होता है, जिसमें जो आपका बेसिकली जो साइकोलॉजिस्ट है ऑब्जर्व करने वाला, वो नॉर्मल लोगों की तरह उनसे मिलता है, जैसे रॉ के एजेंट नहीं जाते कि अंदर जाके भर्ती हुए उन्हें पता भी नहीं है, डिस्गस्ट बेसिकली अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाता है वो, और वो ऑब्जर्व करता है उस तरीके। ठीक है, सो ऑब्जर्वेशन के भी टाइप हो गए। देन जो नॉन ऑब्जर्वेशन है वो तो पता ही है कि बुला के प्रॉपर केस स्टडी हो गया, और क्या हो गया, और किस किस तरीके से सब्जेक्टिव टेस्ट थे ये, चलो इतना ही बहुत है। ठीक है, तो आईक्यू हो गया, ऑब्जेक्टिव टेस्ट से नहीं और भी बहुत से टेस्ट होते हैं, सो ये मेरे को टेस्ट बताने थे बेसिकली, कि टीएटी वगैरह अब थोड़ा कंडक्ट ज़्यादा होने लग गए हैं, तो इनका पता होना चाहिए। रीज़न बिंग क्योंकि अब जो है गवर्नमेंट भी और लोग भी मेंटल हेल्थ को लेके ज़्यादा अवेयर हैं रादर देन ना पहले वाला सीन। ठीक है, देन और जब मिलिट्री ट्रेनिंग होती है तो रेजिलेंस वगैरह देखा जाता है, तो उसके लिए पीपल कैन फेक गुड एंड फेक बैड, तो ऑब्जेक्टिव उधर कंडक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो उधर प्रोजेक्टिव टेस्ट ज़्यादा यूज होते हैं। देन इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर इंटेलिजेंस इन अदर डोमेन, इज इट पॉसिबल कोई इंसान गाड़ी अच्छी चला रहा है तो टॉप करेगा, नहीं बनता मतलब ना। तो देन देर आर नो इंडिविजुअल डिफरेंस इन इंटेलिजेंस, हो सकता है पॉसिबल, पर्सन टू पर्सन हमेशा क्या करेगा, डिफर करेगा, हेंस डिफरेंस होगा। सेवरल फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस विल बी द ट्रू वन। According to the Lawrence Kohlberg theory, performing an act and doing something because other approves it, इस पे ध्यान दो, represent dash stage of morality, pre-conventional, conventional, post-conventional, formal, conventional, conventional। प्री कन्वेंशनल क्या होता है, प्री कन्वेंशनल क्या होता है, प्री कन्वेंशनल में 2 स्टेज हैं, ओबीडियंस, पनिशमेंट, सॉरी सॉरी पनिशमेंट रिवॉर्ड, ओबीडियंस पनिशमेंट एक ही है वो। ठीक है, पनिशमेंट में क्या होगा, जिस पे पिटाई पड़ रही है वो काम नहीं करना, उससे बचना है, रिवॉर्ड में क्या, जो मेरे लिए अच्छा है। ठीक है, टिट फॉर टैट मेंटेलिटी, इफ समवन इज गुड विद मी दैट पर्सन इज गुड, समवन इज डूइंग रॉन्ग विद मी वो पर्सन गलत है, चाहे वो दूसरे के लिए कितना ही अच्छा हो पर वो आदमी गलत है। ठीक है, देन कन्वेंशनल, सोशल ऑर्डर एंड लॉ अबाइडेड, लीगल अथॉरिटी। फिर पोस्ट कन्वेंशनल,
दो टाइप कौन सी है? उसका ये हो जाएगा कि अगर लॉज हैं भी बट लॉज नॉट ऑलवेज करेक्ट, लॉज आर नॉट एप्लीकेबल इन एवरी सर्कमस्टांस। क्लियर है? हिंस डायलेमा याद है? किसके लिए यूज हुआ था हिंस डायलेमा? मॉरल रीजनिंग के एग्जाम्पल के लिए। किसने दिया था? कोलबर्ग ने। कोलबर्ग ने मॉरल रीजनिंग को समझाने के लिए हिंस डायलेमा का यूज किया। क्लियर? हिंस डायलेमा क्या था? क्या था हिंस डायलेमा? एक पर्सन की वाइफ बीमार है, वो फार्मेसी पे जाता है, वो मेडिसिन लेने जाता है, वो डबल चार्ज कर रहा है, वो चोरी करे, वो क्या करे, दैट कम्स अंडर दैट। तो वो क्या था? हिंस डायलेमा। याद है? और फॉर्मल कन्वेंशनल ये कौन सी स्टेज है? ठीक है, वो इग्नोर करने के लिए, इग्नोर, जस्ट टू, ठीक है, जस्ट टू कंफ्यूज। तो तभी कह रही हूँ फोकस ऑन व्हाट यू नो। ये फॉर्मल पियाजे की है और कन्वेंशनल इसकी है। समझे? दोनों का मिक्स करके। चलो क्लियर हुआ? तो प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल में सेल्फिश है, ऐसे याद कर लो। इसमें क्या है? सेल्फिश। इसमें क्या है? सोशल। और इधर क्या हो गया? संत आदमी, तरीके से संत। ठीक है, जो यूनिवर्स के हित में है, सबका साथ सबका विकास, वो सबकी सोच रहा है। ये सोशल का सोच रहा है, ये बिल्कुल सेल्फ एक्चुअलाइज लिख लो इस पे, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट। लेव वाइगॉट्स्की। अच्छा, ये बताने के लिए बता रही हूँ कि ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज कर लेना कि चलो सिर्फ याद रहे, डजंट मीन कि उसका मतलब सेल्फ एक्चुअलाइज्ड है, नहीं। हाँ, ठीक है, याद रहे बस। चलो, लेव वाइगॉट्स्की सोशल कल्चर पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फसाइज इंपॉर्टेंस ऑफ डैश इन द लर्निंग प्रोसेस, मोटिवेशन एंड इक्विलिब्रेशन। आंसर कौन है? कल्चर टूल्स विल बी द आंसर, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि जो भी कल्चर सिखाता है सोशल लर्निंग के थ्रू, हम कल्चर टूल्स के थ्रू सीखते हैं। फिर हम बात करेंगे एट्रीब्यूशन की। एट्रीब्यूशन क्या होता है समझा चुकी हूँ। व्हेन वी से कि ये किसकी वजह से हो, दैट इज एट्रीब्यूट। ठीक है, इफ आई से कि ये ग्लास तुमने उठाया तो आई एम एट्रीब्यूटेड कि ये वाला जो ग्लास उठाया वो तुमने उठाया, तो इसको क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूशन। ठीक है, कि ये जो फिनोमिना हुआ है या ये जो सीन क्रिएट हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, किसने करा है, क्या इसका रीजन है। ठीक है, व्हेन वी आर सेइंग कि ये काम किसने किया है, एट्रीब्यूशन का मतलब है दैट वी आर एट्रीब्यूटिंग दिस थिंग टू दैट पर्सन। ठीक है, अब एट्रीब्यूशन थ्योरी समझाई थी कि सेल्फ एट्रीब्यूशन थ्योरी में क्या होता है, वी ऑलवेज सी आवर सेल्फ इन अ पॉजिटिव लाइट, है ना, दूसरों से ज़्यादा बेटर हम खुद को देखते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जब कोई अच्छी चीज़ होती है तो हम क्या बोलते हैं? मेरी मेहनत थी, पेपर क्लियर हो गया, मैं बहुत पढ़ा हूँ। वो क्या है कि वी आर एट्रीब्यूटेड दिस थिंग टू आवरसेल्व्स। ठीक है, देन अगर पेपर में फेल हो गए तो पेपर ही खराब था, तो हमने दूसरे पे दोष डाल दिया। सो नेगेटिव थिंग्स हम दूसरों को बोल देंगे, हम कह देंगे बाहर था, एक्सटर्नल फैक्टर था, और जब कुछ अच्छा होगा तो हम क्या बोलेंगे? हमारी वजह से हुआ है। फिर दूसरे को जब हम किसी चीज़ को एट्रीब्यूट करते हैं, तो अगर किसी सामने वाले का पेपर नहीं निकला तो तुम ये नहीं बोलोगे कि उसका सर्कमस्टांसिस ऐसे थे यार, बहुत दिक्कत होगी, तुम बोलेगा पढ़ता कहाँ था, देखा कभी पढ़ते हुए, कैसे निकल जाएगा पेपर। तो उसको क्या बोल दोगे कि नेगेटिव चीज़ अगर हुई है तो तुम उसके इंटरनल फैक्टर्स पे जाओगे, और अगर पॉजिटिव चीज़ हुई है तो तुम क्या बोलोगे? पेपर ये आसान आया, वो तो पढ़ता हुआ दिखा है कभी, तभी निकला है इसका। इनके घर में निकाला अब तक किसी ने पेपर? पढ़ा है इनके घर से कोई? तो वो क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल फैक्टर। जब किसी ने अच्छा कर दिया तो हमने वो एक्सटर्नल पे डाल दिया, हमने अच्छा करा तो भाई मैंने करा, मैंने करा, मैंने करा। ठीक है, और जब कुछ बुरा हुआ तो हमारे साथ हुआ तो दूसरे ने करा है, और दूसरे के साथ हुआ तो उसी ने करा है, वही रीजन है। ठीक है, तो ये बेसिकली एट्रीब्यूशन थ्योरी मैंने समझाई है। और ये क्या था? एट्रीब्यूशन एक वर्ड कि हम क्या मानते हैं, वी आर एट्रीब्यूटिंग दिस थिंग टू दिस पर्सन। इफ आई एम failing an exam, I'm attributing this to the internal external factors, and if I'm passing the exam, I'm attributing that to the internal factor कि मैं पास हो गई, मैं पढ़ी थी। चलो, मोटिवेशन क्लियर है? एक ड्राइव जो हमें कुछ काम करने के लिए मोटिवेट करती है, बिना मोटिवेशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते। चलो, कैन बी इंटरनल, कैन बी एक्सटर्नल। इक्विलिब्रेशन
कॉग्निटिव, पियाजे की थ्योरी का थर्ड पार्ट, एसिमुलेशन, एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन, विच इज बेसिकली व्हाट डिफरेंस, या फिर जो आपका लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है टू इनकॉर्पोरेट द न्यू स्कीमास थ्रू आउट द टाइम, दैट कम्स अंडर इक्विलिब्रेशन. चलो नेक्स्ट. In his theory of cognitive development, Jean Piaget explained cognitive structure in terms of dash psychological tools, stimulus response, zone of proximal development schemas. ये भी गलत हो जाता ना, मैं गुस्सा हो जाती फिर तो. ठीक है, साइकोलॉजिकल टूल्स नहीं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कौन है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, कौन है स्टिमुलस रिस्पॉन्स, बिहेवियरिस्ट, इवान पावलोव, क्लासिकल कंडीशनिंग. ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, लेव वाइगोत्स्की, ये तो बिल्कुल मत भूलना. पियाजे की और वाइगोत्स्की की याद है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. प्री ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे's theory of cognitive development characterized dash development of abstract thinking, concentration of thought, hypothetico-deductive thinking, ability to conserve and seriate the object. The operational in G. Piaget's theory of cognitive development characterized. करूँ आगे. Abstract. Abstract तो सबसे पहले कटेगा. What are abstract thoughts? सेंट्रेशन इन थॉट. बच्चे को दूसरे का पता नहीं होता, बच्चा दूसरा क्या सोच रहा है बच्चे को फर्क भी नहीं पड़ता. दैट इज सेंट्रेशन ऑफ थॉट इज ईगोसेंट्रिज्म. ठीक है, सेंट्रेशन ऑफ थॉट. ईगोसेंट्रिज्म का मतलब मैंने क्या बताया है, पहले याद करो. चलो, पहली कौन सी है, सेंसरी मोटर. हाँ, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट, फॉर्मल. ठीक है, अब सेंट्रेशन ऑफ थॉट या ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है कि इंसान को सिर्फ अपने ही थॉट का पता होता है, दूसरे के पर्सपेक्टिव को नहीं समझ सकता. प्री ऑपरेशनल पे बच्चा ऐसा ही होता है ना. बच्चों को समझ आती है कि दूसरा क्या सोच रहा है या दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग तो सोचना भी मत. एब्स्ट्रैक्ट कौन से फिनोमिना होते हैं, फोर्थ, फॉर्मल, लास्ट है. हाँ, फॉर्मल किसका पार्ट है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, फ्रीडम. क्या है फ्रीडम, सब्जेक्टिव है, हर किसी का अपना एक उसको लेके पॉइंट है, इट इज जस्ट अ कंस्ट्रक्ट. ठीक है, सो वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट चीजें हैं विच डज नॉट एग्जिस्ट एज दे आर. हर किसी का क्या है, डिफरेंट फिलोसफी उसके ऊपर आएगी, फ्रीडम के ऊपर कुछ डिसाइडेड नहीं है फ्रीडम क्या है. क्लियर है. अब जैसे फ्रीडम का सबसे अच्छा एग्जांपल तुम एक्सट्रीमिस्ट वाला और वो ले लो, मॉडरेट्स वाला, कांग्रेस का. कि कांग्रेस वालों के लिए कुछ और थी, मॉडरेट्स के लिए कुछ और थी, और एक्सट्रीमिस्ट के लिए फ्रीडम कुछ और थी. हिस्ट्री से देखो तुम. ठीक है, सो वो क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग है. देन हम बात करते हैं हाइपोथेटिक डिडक्टिव. कहाँ पर है ये, हाइपोथेटिको डिडक्टिव, फोर्थ. हम्म, ठीक है, ये भी किस में गया है. देन एबिलिटी टू कंजर्व एंड सीरिएट द ऑब्जेक्ट. ठीक है, ये किस में होगा, कंजर्व का मतलब क्या था, कंजर्व का मतलब क्या था, कंजर्वेशन फिनोमिना है. क्या है, होता क्या है कि पानी इस ग्लास में हो या उस बॉटल में हो, सेम रहेगा. यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीख लेता है बच्चा. ठीक है, अब किसी का इसमें एक भी गलत आंसर हुआ. ठीक है, चलो क्लियर है. अगर कोई भी वर्ड चेंज होता है, इफ यू आर श्योर कि ये नहीं हो सकता, तो सेंट्रेशन ऑफ थॉट को राइट कर दो भाई. मैं कह तो रही हूँ, फोकस ऑन व्हाट यू नो रादर देन व्हाट यू डोंट नो. ये पता था एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब हाइयर ऑर्डर, फ्रीडम, या फिर तुम्हारा सेकुलरिज्म, कम्युनलिज्म. तो वो किस में चला गया, सीधा सीधा फोर्थ में भेज दो, उससे बात भी मत करो आगे जाके. ठीक है, फिर ये हाइपोथेटिको डिडक्टिव पता था, एबिलिटी टू कंजर्व पता था. फिर क्या दिक्कत हुई सेंट्रेशन इन थॉट लगाने में. चलो, और याद ऐसे कर लो, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, एसपीसीपी जैसा है.
SPCF है, लेकिन SPF याद मत रखो, सनस्क्रीन। ठीक है, वो बीच का सी रह जाएगा, फिर दिक्कत होगी थर्ड स्टेज मान लो फिर। ठीक है, तो SPCF। चलो नेक्स्ट। Which of the following statement is correct in context of development? Development has the same rate of growth across the culture for everyone. Development occur only through learning that takes place in school. Development occur only during the period of childhood. Development is multi-dimensional. इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। डेवलपमेंट इज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस द कल्चर, नहीं भाई। ठीक है, डेवलपमेंट अक्रॉस अकर्स ओनली थ्रू लर्निंग द स्कूल, नहीं। फिर घर वाले क्या कर रहे हैं? प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी क्या कर रही है हमारा? डेवलपमेंट अगर ओनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड, नहीं चलती है भाई लाइफ टाइम। देन सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट अमॉन्ग द चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इज। ठीक है, ठीक है। अब इसमें इन्होंने चेंज क्या करा है? इन्होंने प्री ऑपरेशनल हटा दिया है, अभी प्री हटा दिया, SPCF ही है, एब्स्ट्रैक्ट लिख दी है। समझ आ रहा है क्वेश्चन कैसे घूम रहा है? एब्स्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में है, हटा दो। एब्स्ट्रैक्ट सबसे लेट थॉट आता है। कॉन्क्रीट है, हटा दो भाई, एब्स्ट्रैक्ट हटा दो। सेंसरी सीधा सीधा आंसर है। चलो, इससे ज्यादा सीधे क्या आंसर लोगे तुम? Individual differences in progressive classroom should be treated as a hindrance to the process of learning, a failure on the part of teacher, criteria of making ability based group, important for planning teaching learning process. कॉमन सेंस का वाला क्वेश्चन। अच्छा, अरे वो डिजाइन डालोगे ना स्लाइड पे। हाँ, तो important for planning teaching learning process, ability based group, डिस्क्रिमिनेशन, अ फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ टीचर, नहीं। अगर इंडिविजुअल डिफरेंस है तो उसमें टीचर की क्या दिक्कत है? सब में होते हैं। देन अ हिंड्रेंस ऑन टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नहीं। ये ऐसे अगर करेंगे तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। इन अ इंक्लूसिव क्लासरूम emphasis should be on a performance oriented goal, undifferentiated instructions, segregation of students based on their social identity, providing opportunities aiming at maximize potential of individual children. ठीक है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल कंपटीशन लाएगा, या एक तरीके से हम बच्चे को एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस के ऊपर बोल रहे हैं कि आप यहाँ तक आओ। ठीक है, और इसमें क्या हम सबको सेम ट्रीट कर रहे हैं। अब हर किसी की कैपेबिलिटी वहाँ आने की नहीं है। इफ आई एम सेइंग हर बच्चे को 70 स्कोर करना है, नहीं हो पाएगा भाई। हर बच्चा 70 कैसे स्कोर कर लेगा? 60 वाले भी बच्चे उधर होंगे ही होंगे। ठीक है, देन अनडिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अनडिफ्रेंशिएटेड है तो कैसा है? टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, एक जैसा है। ठीक है, सबको हम एक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। इक्वेलिटी है, इक्विटी नहीं है। वी विल प्रमोट इक्विटी, ठीक है, रादर देन इक्वेलिटी। इक्वेलिटी कब दी जाएगी? जब सब एक समान होंगे। चलो, हाँ। सेग्रीगेशन ऑफ स्टूडेंट बेस्ड ऑन देयर सोशल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी सेग्रीगेट कर दिया कि भाई वर्ना सिस्टम के हिसाब से जो है, कास्ट वगैरह के हिसाब से, या कम्युनल थिंग के हिसाब से हम बच्चों को सेग्रीगेट करके बिठा दें। सोशल आइडेंटिटी यही होती है ना, या तो कम्युनल आइडेंटिटी होगी आपकी, या आपकी कास्ट आइडेंटिटी होगी, जो आपको बेसिकली सोसाइटी से मिली है, वो आपकी क्या है? सोशल आइडेंटिटी है। ठीक है, क्लियर है? अपॉर्चुनिटीज देंगे बच्चों को कि वो अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, सो दिस वन विल बी द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्रोप्रिएट टू यूज? रिटायर्ड स्टूडेंट, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी, स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी। ठीक है, स्टूडेंट विद physical disability. Why it is mentioned here as a physical disability? Can anyone tell? फिजिकल डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है? यहाँ पे हम बच्चे को किस तरीके से देखते हैं? सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी के हिसाब से, रादर देन कि जस्ट बिकॉज उसके पैर में दिक्कत है या हाथ में दिक्कत है तो उस बच्चे का IQ कम होगा, नहीं। वो पीछे किस वजह से है? सिर्फ फिजिकल डिसेबिलिटी की वजह से। ठीक है, क्रिपल्ड बॉडी इज, हाँ, मतलब जिसकी बॉडी नॉर्मल ना हो। ठीक है, वर्डिंग्स, वर्डिंग्स का डिफरेंस है, लैंग्वेज का डिफरेंस है। ठीक है, वो कितना रूड लग रहा है, लाइक यू आर स्टूडेंट विद क्रिपल्ड बॉडी, वी शुडेंट यूज दिस काइंड ऑफ वर्ड। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है, मेरे को फिर कोई सू मत कर देना भाई। ठीक है, सो नेक्स्ट, हैंडीकैप्ड स्टूडेंट नहीं बोल सकते। रिटार्डेड
रिटार्डेड आईक्यू के हिसाब से हम देखते हैं, ठीक है। रिटार्डेड आपका ऑटिज्म जो होता है ना, ऑटिज्म में होता है मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म में होता है, याद रखना। ऑटिज्म में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है वो। डिसलेक्सिक उस बच्चे को बोलेंगे, डिसलेक्सिक उस बच्चे को बोलेंगे। लेक्सिया इज अ बीमारी, लेक्सिक जो बच्चा है, ठीक है। वो तो ये तो वो हो गया ना, क्या बोलते हैं इसे। हम्म हम्म। चलो नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स दैट वो आर फेसिंग लर्निंग डिफिकल्टीज, अ टीचर शुड नॉट, क्या यूज नहीं करना चाहिए, मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड, यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोगिकल अप्रोचेस, डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग, प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर पेडागोगी एंड असेसमेंट। फोर्थ, ठीक है, रिजिड स्ट्रक्चर कभी भी करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो लर्निंग डिफिकल्टीज छोड़ो, वैसे भी नहीं करना चाहिए रिजिड तो, ठीक है, लेकिन लर्निंग डिफिकल्टीज में तो मतलब ही नहीं बनता। देन इंडिविजुअलाइज, यस, कंस्ट्रक्टिव पेडागोगिकल, यस, ऑडियो विजुअल एड, यस, यूज करेंगे तो हेल्पफुल रहेगी। चलो, डैश इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी, लो कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपर एक्टिविटी, इन अटेंटिवनेस, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब नॉवल थिंकिंग, सबसे अलग नए नए आइडियाज, दैट कम्स अंडर द डाइवर्जेंट थिंकिंग। लो कॉम्प्रिहेंशन मतलब वो बच्चा कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा जो भी चीजें बोल रहे हैं, इट विल बी अ पार्ट ऑफ एडीएचडी। लो कॉम्प्रिहेंशन, हाइपर एक्टिविटी एंड इनअटेंटिवनेस, बोथ ऑफ देम, मतलब ऑल ऑफ देम। अनअटेंटिव, इनअटेंटिवनेस अटेंशन नहीं है, हाइपर एक्टिविटी एडीएचडी, क्या है फुल फॉर्म, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। अटेंशन, बताओ, अटेंशन, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इन दिस एक बच्चा टिक के नहीं बैठ सकता, ठीक है। वो बच्चा ना तो अटेंटिव होगा उसकी और वो अगर इनअटेंटिव होगा तो कॉम्प्रिहेंशन भी उसका लो होता है, इसी वजह से हाइपर एक्टिव होता है, भागता दौड़ता रहता है बच्चा, हाथ पैर झटकता रहता है, तो दैट कम्स अंडर द एडीएचडी ओनली, ठीक है। उसके बाद अगर ऑटिज्म की बात करेंगे तो ऑटिज्म का भी लिख लो। ऑटिज्म इज बेसिकली व्हाट, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, हाँ, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी, वर्ड पे ध्यान दो, रिटार्डेड ठीक है, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। अगर मेंटली रिटार्डेड वैसे वहां लिखा नहीं मिलेगा, अगर लिखा होता है तो चूज इट, बट अदरवाइज इट विल बी द इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी। हाँ, इंटेलेक्चुअल डिफिशिएंसी मतलब आईक्यू में पीछे होते हैं नॉर्मल लोगों से। जैसे अगर वो 6 साल का बच्चा जो काम कर रहा है वो शायद 6 साल वाला ना कर पाए, वो 4 साल के बच्चे का या 2 साल के बच्चे का काम करते हुए मिलेंगे, ठीक है। उनकी ग्रोथ 2 साल के बच्चे जितनी होगी, तो दिल ऑलवेज बी बिहाइंड देयर एवरेज, ठीक है। जो आपके इधर आईक्यू में इधर दिखाए थे ना लोअर 2%, दैट कम्स अंडर ऑटिज्म, ठीक है। इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी हम उसे कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट, in order to address learner from diverse background, a teacher should avoid talking about the aspects of related to diversity, draw example from diverse settings, use standardized assessment for all, use a statement that strengthen negative stereotype, ठीक है। अवॉइड, अवॉइड करेंगे अगर डाइवर्सिटी तो पता कैसे चलेगा, है ना, एक्सचेंज ऑफ व्यूज कैसे होगा, कल्चर कैसे बढ़ेगा, दैट कम्स अंडर द डाइवर्सिटी ओनली। कोई भी कल्चर अगर है तो उसको जानना, उसको समझना, सब क्या है, तरीका है। अब हम लखनऊ की चिकनकारी यहाँ पहनते हैं, कैसे, डाइवर्सिटी का ही पार्ट है। हम कांजीवरम साड़ियाँ यहाँ पहनते हैं, साउथ की, हाँ। देन ड्रॉ एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग्स, यस, डाइवर्स सेटिंग्स से अगर हम एग्जाम्पल लाएंगे तो सब बच्चों को समझने में आसानी होगी। देन यूज स्टैंडर्डाइज असेसमेंट फॉर ऑल, नहीं, यूज स्टेटमेंट दैट स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप। Problem solving abilities can be facilitated by focus on drill and practice, encouraging fixed process of solving the problems, encouraging use of analogies, generating fear among the student. एनालॉगी क्या होती है, क्या होती है एनालॉगी, जिसके कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर हो। व्हेन यू नो यू हैव डन विद, मतलब ये वाली प्रॉब्लम हम पहले फेस कर चुके हैं,
तो करने में आसानी होगी। अब किसी को पेमेंट करनी है यूपीआई से, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है बट लोगों से नहीं होती, पीपल कांट यूज़ इट। तो ये एक प्रॉब्लम है उनके लिए। उन्हें एक बार सिखाओगे वो सीखेगा, अगली बार शायद वो ढंग से यूज़ ना करे, दूसरी तीसरी बार में वो एनालॉग के थ्रू सीखेगा। हाउ डू वी नो दैट यूपीआई से स्कैन करके देन वी हैव टू एंटर आर यूपीआई पिन एंड पेमेंट इज डन, राइट? दिस इज बिकॉज ऑफ एनालॉगी। प्रॉपर एल्गोरिथम है जो हम बार बार फॉलो कर रहे हैं, और अभी हम उसे इतना कर चुके हैं दैट वी आर हैबिचुअल टू दैट, राइट? तो एनालॉगी क्या है कि पहले कोई प्रॉब्लम फेस जो हमने करी थी उसको हम आगे यूज करते हैं सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक आने पर। पहले मैंने पेमेंट करी, मेरे से नहीं हुई, वो प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करी जैसे जैसे करके, अब नेक्स्ट टाइम जब मैं पेमेंट करूंगी तो इट विल बी देयर इन माई हेड एंड आई विल डू दैट पेमेंट एज पर दैट। ठीक है, चलो अगर एनालॉगी का यूज ना करे ना इंसान, तो मतलब कुछ नहीं कर सकता पर्सन। तुम उसे बार बार सिखाओगे वो कहीं अप्लाई नहीं करेगा, तुम सिखाओगे वो अप्लाई नहीं करेगा। अब एक इंसान बार बार आपके सामने खड़ा है, यूपीआई कर दो, यूपीआई कर दो और तुम खुद ही नहीं सीख पाते अभी तक तो फिर। ठीक है, सो एनालॉजी का यूज प्रॉब्लम सॉल्विंग में होता है टू मेक इट इजी। ड्रिल प्रैक्टिस नहीं, हर बार प्रॉब्लम सेम तरीके से थोड़ी वो होगी। अब तुमने उसे यूपीआई से करना सिखा दिया कोड से, लेकिन एक दिन किसी के पास कोड नहीं है, उसे पेमेंट करनी है नंबर से, उसे नंबर से आई नहीं रही, तुमने ड्रिल प्रैक्टिस करा दी है उसको, लो यूपीआई स्कैन करो पेमेंट, यूपीआई स्कैन करो पेमेंट, लेकिन नंबर से नहीं सिखाया। तो ड्रिल प्रैक्टिस क्या होगी कि हमने एक ही चीज़ सिखा दी, पर नहीं, हमें उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती। ड्रिल प्रैक्टिस बेसिकली किस चीज़ की होती है? किसी भी ऐसी चीज़ की जिसका रिस्पॉन्स हमेशा सेम होगा। ठीक है, देन मार्च प्रैक्टिस करते हैं, उसमें होती है ड्रिल प्रैक्टिस, है ना? देन इनकरेज फिक्स प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, नहीं, फिक्स प्रोसेस नहीं हम यूज करते। इसको हम फिक्स प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? फिक्स्ड है, एल्गोरिथम हो गई, है ना? देन पाइथागोरस भी उसमें ही सही से एकदम सेम लगेगी, जो सेम बार बार आएगा। थोड़ा सा भी अगर डाटा चेंज होता है तो पाइथागोरस भी घूम जाती है। ठीक है, देन जनरेटिंग फियर अमॉन्ग द स्टूडेंट, नहीं, चलो डराना क्यों है बच्चों को? नूर forgot to bring her tiffin to school and asked Tanya to share her tiffin, saying, "You should share your tiffin with me today because I shared my tiffin with you yesterday." कल मैंने खिलाया था, आज तू खिला। ठीक है, कल मैंने खिलाया था, आज तू खिला। ठीक है, देन according to Lawrence Kohlberg's theory of moral development, Noor's statement represent dash orientation typical at dash stage। कौन सी moral stage? एक तो पोस्ट कन्वेंशन को बहुत जल्दी पहुंचती है, हर कोई सेल्फ एक्चुअलाइज्ड घूम रहा है। मैंने एक तरीका भी बता दिया, आंसर करो। हम्म, क्या कह रही है वो? मैंने खिलाया था तो तू भी खिला, इट मीन्स लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, बट मैं ये कहूंगी कि उसने सीधा सीधा उसको पढ़ो क्या बोला है। वो उसे क्या कह रही है? मैंने खिलाया था, तू भी खिला। टिट फॉर टैट, आई डिड दैट, यू शुड डू इट फॉर मी। नहीं करती तो तू गलत है, फिर वो दूसरे को जाके उसकी बिचिंग करेगी, मैंने उसे कल टिफिन खिलाया था, इसने तो मेरे को टिफिन भी नहीं खिलाया, कितनी बेकार है ये लड़की, अच्छी नहीं है। सबका खा लेती है, हाँ सबका खा लेती है, मुझे नहीं खिलाती है, ठीक है, फिर वापस नहीं खिलाती है, ठीक है, सो उनकी लड़ाई हो जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है? एक्सचेंज है। और ये किस में बात चल रही है? प्री कन्वेंशनल वाली, सोशल एक्सचेंज, सेकंड स्टेज ऑफ मोरालिटी रादर देन पनिशमेंट। ठीक है, अगर ये इसमें ये लिखती कि आज मैं, अब सपोज इन्होंने क्या बोला था, नूर नूर ने बोला था ना कि कल मैं खाना तेरे को खिलाया था तान्या, आज तू मेरे को खिला। अब सपोज तान्या ये बोल दे कि आज इसको खाना खिलाना पड़ेगा वरना ये मेरी बिचिंग कर देगी, तो बिचिंग इज व्हाट? पनिशमेंट। तो वो उसको खाना खिलाना नहीं चाह रही, वो उसलिए भी नहीं खिला रही कि उसने उसे कल खिलाया था, वो किस लिए खिला रही है? कि कहीं मेरी बिचिंग ना कर दे। तो वो प्री कन्वेंशनल की फर्स्ट स्टेज पे चली गई, वो उससे भी नीचे हो गई उसकी मोरालिटी। ठीक है, कि कहीं मेरे बारे में पीछे जा जा के बोले, तो इससे बेटर इसे खाना खिला दो। तो उसने पनिशमेंट को अवॉइड कर दिया। तो ये बेसिकली क्या हो गया? प्री कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल, हाँ प्री कन्वेंशनल फर्स्ट स्टेज, पनिशमेंट।
अब इसी स्टेटमेंट पे समझाऊंगी पूरी कोलबर्ग की थ्योरी। ये स्टेटमेंट समझ आई कि अगर उसने ये बोला कि ये मेरी बिचिंग कर देगी, बिचिंग इज बेसिकली व्हाट, नेगेटिव पनिशमेंट है, ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट है हमारे पास, हमारी बिचिंग एड ऑन हो रही है, तो वो उसे ये कह रही है कि बिचिंग की वजह से इसे खाना खिलाना पड़ेगा। तो ये किस पे चली गई है, प्री की फर्स्ट पे। इसने बोला मेरे को खाना खाना है क्योंकि मैंने तुझे कल खिलाया था, तो ये कौन से पे चली गई, सेकंड पे। कन्वेंशनल पे आ जाए, ठीक है, कन्वेंशनल में कौन सी दो स्टेज थी बताओ। मम्मी बोलते टिफिन शेयर करना अच्छी बात है, तो वी शुड शेयर आर टिफिन, ठीक है। अगर ये चीज हो गई कि मम्मी ने बोला टिफिन शेयर करना अच्छी बात है एंड वी शुड शेयर आर टिफिन, सो ये बेसिकली क्या हो गया है, फर्स्ट सोशल ऑर्डर, ठीक है। देन कन्वेंशनल की फर्स्ट स्टेज दैट इज सोशल ऑर्डर। सेकंड क्या है, लॉ। सपोज कोई लॉ बना हुआ है कि शेयर करना ही करना है, स्कूल वालों ने कर रखा है कि भाई टिफिन तो तुमने शेयर करना ही करना है, और बच्चे का मन नहीं है लेकिन बच्चा लॉ के लिए कर रहा है शेयर, ये तो लॉ है करना ही पड़ेगा, तो ये बेसिकली किसके अंदर चली गई, ठीक है, कन्वेंशनल में चली गई। अब पोस्ट कन्वेंशनल क्या है, सपोज उसमें लिखा हुआ है कि बच्चों को आपस में टिफिन शेयर नहीं करना, सपोज लिखा हुआ है करिकुलम में कि बच्चे आपस में साथ बैठ के लंच ना कर लें बस, और वो फिर भी कोई इंसान अगर लंच नहीं लाया और वो उसे लंच शेयर कर रहा है, तो इट कम्स अंडर द पोस्ट कन्वेंशनल की फर्स्ट स्टेज, कि वो ये मान रही है कि बेशक लॉ एंड ऑर्डर है बट वो बच्चा भूखा है ह्यूमैनिटी पे, ठीक है, खुद की उसकी मोरालिटी है, उसने कह दिया कि लंच शेयर करना अच्छी बात है, किसी को भूखा नहीं रखना चाहिए, तो वो खुद ही कर रहा है, उसके अंदर से वो चीज़ आ रही है, ठीक है। देन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल क्या हो गया, सिंपल सी बात, दीज आर ह्यूमन राइट, अ पर्सन शुड हैव सम फूड, क्या है ये, ह्यूमन राइट है, तो हम यूनिवर्सल बातों की बारे में जा रहे हैं, तो वो तुम्हारे किधर चला गया, पोस्ट के सेकंड में, क्लियर हो गया। अब एक भी क्वेश्चन इसका गलत हुआ और अब मैं समझाऊंगी भी नहीं। हिंज डायलेमा से अलग आगे समझाया मैंने अपना हिंज डायलेमा बना के समझाया आज, ठीक है, चलो आगे चलो, ठीक है। नेक्स्ट, widely held belief about typified characteristics deemed appropriate for different sexes in the society are referred to as, first, gender discrimination, gender roles, gender identity, gender stereotype। beliefs की बात कर रहे हैं, belief क्या होगा, stereotype, it is something which is inside our head, that's why it is belief। discrimination is behavior, identity is how do I feel myself, is I am a boy, is I am a girl, and a person can be gender fluid as well, sometimes a person can feel like a boy and sometimes the person can feel like a girl, these are comes under the gender fluid। उस वर्ड को हम क्या बोलेंगे, जेंडर फ्लूइड के लिए वर्ड है। और अगर कोई अपने बायोलॉजिकल सेक्स से डिफरेंट अगर फील करता है एक पर्टिकुलर में, सपोज पर उसका डिसाइडेड है, वो शिफ्ट नहीं करता जेंडर फ्लूइड की तरह, लाइक अ पर्सन इज कंसिडर मतलब बायोलॉजिकल सेक्स क्या है, मेल, एंड इज फीलिंग लाइक अ फीमेल, सो दैट विल कम अंडर द ट्रांसजेंडर, ठीक है। चलो जेंडर रोल्स बताने ज़रूरी है कि लड़की लड़कियों का काम करेंगे, लड़के लड़कों का करेंगे, अगर वो भी बताना पड़ता ना मैं पढ़ाना छोड़ देती। चलो नेक्स्ट, recently there have been a conscious efforts to include stories in curriculum where father is involved in household work and mother is doing adventure activities। this move is important because it strengthens gender bias, it aims to eliminate gender stereotyping, it aims to encourage gender constancy, and it aims to increase gender discrimination, ठीक है। एलिमिनेट कर रहा है स्टीरियोटाइप को, स्ट्रेंथ कर रहा है नहीं, स्ट्रेंथ कब करता है, जब लड़की घर का काम करती है और लड़का बाहर का। देन इनकरेज जेंडर कॉन्स्टेंसी नहीं, एम्स एट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नो। चलो आगे, अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की व्हेन अडल्ट्स एडजस्ट द सपोर्ट टू एक्सटेंड द चाइल्ड्स करंट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस इट इज कॉल्ड, इट विल कम एज स्कैफोल्डिंग, ठीक है। चलो डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है, कुछ नया ढूंढना, ठीक है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उस जोन के बारे में बात है जहाँ पे वो काम हो रहा है, रादर देन दैट एक्टिविटी, एक्टिविटी स्कैफोल्डिंग है, एक्टिविटी हो किस में रही है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में, जेडपीडी में। देन इंटर सब्जेक्टिविटी, मतलब सब्जेक्ट को आपस में लिंक करके पढ़ा दो बेसिकली। नेक्स्ट,
According to Jean Piaget's theory of cognitive development, hypothetico-deductive reasoning develops during, ठीक है, formal operational stage. चलो next. According to Dash, it is important to understand the social process and influence on the cultural context of children's thinking. First is Lawrence Kohlberg, second is Jean Piaget, third is Lev Vygotsky, fourth is Albert Bandura. According to Dash, it is important to understand the social process influence of the culture context on the children's thinking. Moral reasoning is all about Kohlberg. Culture context is all about Vygotsky. ठीक है, ये मॉरल वाला. जीन पियाजेट कॉग्निटिव, इसे और कॉन्फिडेंट बोलते हैं, बाय द वे कॉन्फिडेंस नहीं था ये. लेव वायगॉट्स्की सोशल, अल्बर्ट बंदूरा सोशल एक्सपेरिमेंट, आई हैव टोल्ड यू सोशल लर्निंग का एक्सपेरिमेंट. विकारियस रीइंफोर्समेंट, विकारियस पनिशमेंट, याद है. Drawing implications from Piaget's theory of cognitive development, a teacher of grade 6 to 8 in his classroom should discourage use of logical argument, present problems that require reasoning based solutions, use only concrete material to teach a concept, rely solely on prescribed syllabus. ठीक है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स को डिस्करेज करेगा तो क्या होगा, बच्चा सोचेगा ही क्यों. बच्चा कोई आंसर कर रहा है, टीचर उसे एडमायर नहीं कर रहा, तो बच्चा आंसर करना बंद कर देगा. ठीक है, ओनली कंक्रीट मटेरियल्स टू टीच, कॉन्सेप्ट कभी कंक्रीट नहीं हो सकते. ठीक है, रिलाय सोली ऑन प्रिस्क्राइब सिलेबस, नो. हो सकता है कि एट टाइम्स में सिलेबस से बाहर जाके चीज़ों को समझाना पड़े, तो सिर्फ एक सिलेबस पर आप नहीं रह सकते. ठीक है, चलो. एज पर द हावर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, what would be the characteristics of a person with logico mathematical intelligence. ठीक है, लॉजिको मैथमेटिकल इंटेलिजेंस वाले इंसान में क्या आपको देखने को मिलेगा. सेंसिटिविटी टू द साउंड्स, रिदम एंड मीनिंग ऑफ वर्ड, एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेचुअल वर्ड एक्यूरेटली, एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड appreciate pitch, rhythm, aesthetic quality and musical expressiveness, sensitivity to and capacity to detect patterns, handle long chains of reasoning. ठीक है, इधर आंसर क्या होगा 4. वाइसो सेंसिटिविटी टूवर्ड्स द रिदम साउंड, म्यूजिकल है भैया, ये कौन सा है, म्यूजिकल. एबिलिटी टू परसीव विजुअल स्पेशल वर्ड, ये कौन सा है, विजुअल स्पेटियल. ठीक है, देन अगला कौन सा है आपका, एबिलिटी टू प्रोड्यूस अप्रिशिएट पिच, रिदम एंड एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ म्यूजिकल लाइफ, म्यूजिकल, अगेन म्यूजिकल. तो ये वाला क्या हो गया, रीजनिंग वाला. रीजनिंग कौन होगा, जो लॉजिकल जानता होगा. अच्छा ठीक है, चलो आगे. द प्रोसेस बाय विच children develop habits, skills, values and motives that make them responsible, productive members of society is called socialization, inclusion, mainstreaming, differentiation. ठीक है, सोशलाइजेशन. इंक्लूजन का मतलब जो क्या कहते हैं, मार्जिन क्लास है उनको इंक्लूड करना इन द मेन स्ट्रीम. मेन स्ट्रीम क्या है, जिनके ऊपर काम हो रहा है. और डिफ्रेंशिएशन क्या है, कि डिफ्रेंशिएट कर देना ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग. ठीक है, नेक्स्ट. चलो. Which of the following statement about the role of heredity and environment in human development is correct? The reason of individual differences is heredity. Environmental influences totally shape the development of human. Neither heredity nor environment influence human development. Heredity and environment both influence human development in a complex interplay. ठीक है. फोर्थ, वाई सो इंडिविजुअल डिफरेंसेस सिर्फ हेरिडिटी की वजह से है, नहीं, जेनेटिक प्लस इन्वायरमेंट. ठीक है, सो हेरिडिटी प्लस इन्वायरमेंट, H प्लस ई लिख लो या H इंटू ई लिख लो, प्लस नहीं. इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस टोटली शेप द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, नहीं, जेनेटिक भी करता है. नाइदर हेरिडिटी नॉर इन्वायरमेंट, ऐसा तो कुछ है ही नहीं. हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट बोथ इंटरप्ले करेंगे. चलो साथ में. In a progressive classroom, knowledge is constructed by the learner. Knowledge is received passively by the learner. Knowledge is reproduced by the learner as it is. Knowledge is recalled by the learner as per the instructions of the teacher.
प्रोग्रेसिव में क्या होगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। पैसिवली अगर रिसीव कर रहा है, टेक्स्ट बुक सेंटर है, बच्चा कोई क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा है। नॉलेज इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द लर्नर, रिप्रोड्यूस में क्या है, रिकॉल एंड रिप्रोड्यूस, बेसिकली आपका रोड टाइप, कुछ अपर लेवल ऑफ थिंकिंग इसमें नहीं है, हायर लेवल ऑर्डर स्किल्स, ठीक है। देन नॉलेज रिकॉल्ड बाय द लर्नर एज पर द इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, जो टीचर कह रही है वही रिकॉल करो। नेक्स्ट, continuous and comprehensive evaluation include only formative assessment, only summative assessment, neither formative nor summative, both formative summative assessment using a wide variety of strategies. फोर्थ, समेटिव क्यों जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट तो हमने देना ही है, और रिजल्ट के थ्रू हम क्या निकालते हैं, समेटिव के थ्रू आता है रिजल्ट। फॉर्मेटिव साथ के साथ चलता रहता है, और कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव अगर हम देखेंगे तो उसमें समेटिव और फॉर्मेटिव बोथ विल बी यूज्ड। चलो नेक्स्ट, a student in your class has been told again and again from different sources that people from his socially group typically perform poorly in academics. To reduce the impact of this stereotype, resultant stereotype threat, a teacher initial step can be ignoring such concerns, organizing competition between students from different social groups, suggesting the student to leave academics and join some other domain, presenting stories and example of role model from different social groups. 4, इग्नोर तो हमने करना ही नहीं, हमने इन इश्यूज को एड्रेस करना है। देन कंपटीशन नहीं, अगेन डिस्क्रिमिनेशन बढ़ेगा इन केस द पर्सन विल नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। जैसा कि मैंने बताया था कि ऑर्थर जेनसन की जो थ्योरी थी, जो उन्होंने रिसर्च करी थी एशियन, अफ्रीकन और अमेरिकन पे, कि एशियन ज़्यादा अच्छे हैं आईक्यू में, सेकंड हायर ऑर्डर स्किल्स में, ठीक है, हायर ऑर्डर स्किल्स में एशियन ज़्यादा अच्छे हैं और ये सब है, तो ये क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बढ़ा रहा था, ठीक है। सो वो हमने डिनाई कर दिया। देन सजेस्टिंग द स्टूडेंट टू लीव एकेडमिक्स एंड जॉइन अदर डोमेन, करेंगी नहीं। प्रेजेंटिंग स्टोरीज, जिसमें बाकी के भी रोल मॉडल वगैरह उनके सोशल ग्रुप से जो है वो यूज़ होते हो, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप से। In an inclusive classroom, a teacher should believe that every child has a potential to learn as per their abilities and strength, shows an aptitude of pity, sympathy towards disabled learner, use disabled such as handicapped child, retarded child to categorize them, pay attention only to the gifted and talented children. ठीक है, एबिलिटीज और स्ट्रेंथ के हिसाब से बच्चे को देखना है। देन पिटी सिंपैथी नहीं करनी, हैंडीकैप्ड नहीं बोलना, अटेंशन सिर्फ गिफ्टेड को नहीं, वो ऑलरेडी खुद कर लेंगे। Student shows the following sign in the classroom: anxiety around regarding reading, difficulty in recognizing word and letter, poor vocabulary skills, difficulty with understanding and remembering what was read. These are an indication of an autistic student, creative student, student with a learning disability, a student with mental impairment. थर्ड होगा a student with लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिस्टिक आईक्यू है, इंटेलेक्चुअल डेफिशिएंसी होती है। क्रिएटिव स्टूडेंट डिफरेंट है, अ स्टूडेंट विद मेंटल इम्पेयरमेंट, अगेन क्या हो गया, A teacher can address needs of specially able learner in an inclusive classroom by emphasizing upon practice and drill and using paper pencil test for assessment, following uniform ways of instructing the student, giving a lot of written homework and stressing on coping of answer from other bright students, developing scientific learning objective based on an analysis of each student's learning strengthens the weakness. Fourth, ठीक है, ये इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो ड्रिल प्रैक्टिस की इधर बात नहीं करेंगे, गिफ्ट स्पेशली एबल्ड की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। यूनिफॉर्म बेस नहीं, यूनिफॉर्म की वजह से उनके साथ क्या होगा, इक्वेलिटी इधर आ रही है, हमें इक्विटी करनी है। गिविंग अ लॉट ऑफ रिटन होमवर्क एंड स्ट्रेसिंग ऑन कॉपिंग आंसर नहीं, कॉपी करा के क्या कर लेंगे, रोट लर्निंग है। देन डेवलपिंग स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ ईच स्टूडेंट लर्निंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बच्चों के हिसाब से उनके ऑब्जेक्टिव्स को हम क्या करेंगे, डील करेंगे। चलो नेक्स्ट, A teacher can encourage creative learner in her classroom by emphasizing convergent thinking, discouraging divergent thinking, encouraging multiple perspective and appreciating original ideas, discouraging the student for taking risk and undertaking challenges. Third, ठीक है, emphasize करेंगे अगर convergent thinking को, तो मतलब घूम फिर के इसी पॉइंट पे आना है, ठीक है। हाँ, डाइवर्जेंट थिंकिंग को डिस्करेज कर दिया, डिस्करेजिंग स्टूडेंट फ्रॉम टेकिंग रिस्क एंड अंडरटेकिंग चैलेंजेस, डिस्करेज कर दिया। अगेन इनकरेजिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड अप्रिशिएटिंग ओरिजिनल आइडियाज, ओरिजिनल आइडियाज कब आते हैं, क्रिएटिविटी में, नोवल आइडियाज जिन्हें हम बोलते हैं। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग इन द क्लासरूम,
ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग को क्या चीज़ें सपोर्ट करेंगी? द फर्स्ट वन विल बी इंक्रीज नंबर ऑफ टेस्ट टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, इंक्रीज रिवॉर्ड टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू लर्न, following only the lecture mode of instruction, showing genuine interest in the content matter and having concern for children's overall well-being and learning. ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जितना भी कंटेंट मैटर है, जो भी है आपका, वो चिल्ड्रन की ओवरऑल वेलबींग से रिलेट करके ही आपको रखना है, रादर देन बिना रिलेट करे। नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज करने से बच्चे मोटिवेट होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, कोई फेल हो जाएगा तो पीछे ही रह जाएगा, कोई पास हो जाएगा तो और कॉन्फिडेंट हो जाएगा। इंक्रीजिंग रिवॉर्ड, बिहेवियरिज्म। फॉलोइंग द ओनली लेक्चर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, नहीं हो सकता है किसी को लेक्चर से समझ ना आता हो, तो उसके लिए ऑडियो विजुअल या जो भी आपके ग्राफ्स हैं, चार्ट्स हैं, वो भी आप यूज करोगे। एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम स्ट्रेटेजी इज नॉट पेइंग एन अटेंशन टू इवेलुएटिंग द सॉल्यूशन, फंक्शनल फिक्सनेस, focusing on conventional function of an object, response set, getting stuck on one way of representing a problem, means and analysis, dividing the problem into number of sub goals. आंसर तो इधर होगा फोर्थ। मीन्स एंड एनालिसिस का मतलब होता है कि हम फर्स्ट स्टेप से देखते हैं कि ये हमारा क्या है, स्टार्ट है, ठीक है, और हमारा एंड हमें क्या चाहिए। अब यहाँ से एक गोल, यहाँ से एक गोल, यहाँ से एक गोल, मल्टीपल गोल हमने छोटे छोटे करके बना लिया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? मीन्स एंड एंड एनालिसिस। ठीक है। देन सेकंड वर्ड आपका इधर क्या आता है? फंक्शनल फिक्सनेस। फंक्शनल फिक्सनेस का मतलब होता है, एक ग्लास है तो तुम इसका कुछ और यूज नहीं सोच पा रहे हो। इफ यू टॉक अबाउट ग्लास, यू विल बी लाइक इसे सिर्फ पानी पिया जा सकता है। सो इट इज व्हाट? फंक्शनल फिक्सनेस। इसकी फंक्शनल फिक्सनेस तब टूटेगी जब आप इसको वेपन की तरह यूज कर लो, पेन स्टैंड की तरह यूज कर लो। तो क्रिएटिव लोग यूजुअली फंक्शनल से फिक्सनेस नहीं होते। ठीक है। कुछ लोग देखे ना, जुगाड़ू लोग जो होते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ जुगाड़ उनके पास हमेशा होता है, क्योंकि वो स्मार्ट हैं, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस उनका हाई है, और उनके पास फंक्शनल फिक्सनेस नहीं है। ठीक है। फंक्शनल फिक्सनेस उसे बोलते हैं। देन रिस्पॉन्स सेट का मतलब होता है कि प्रॉब्लम कोई भी आए, है ना, प्रॉब्लम कोई भी आए, हम उससे रिस्पॉन्ड एक ही तरीके से करेंगे। ठीक है। मेरे को डाटा मिल गया, मेरे को पाइथागोरस की थ्योरम आती है, मैं उस पर पाइथागोरस की थ्योरम एज इट इज़ लगा रही हूँ, इवन दो डाटा उसके लिए सफिशिएंट ही नहीं है, या उसके लिए उसे थोड़ा बहुत घुमाना है, पर मैं सेम लगाए जा रही हूँ। तो वो क्या होता है? रिस्पॉन्स सेट। सेट का मतलब कोई भी दिक्कत आई उसके लिए सेम ही तरीका, है ना, तो वो क्या है? रिस्पॉन्स सेट। कि हम और किसी तरीके से सोच ही नहीं पाते, तो हम वहाँ सेट हो जाते हैं। क्लियर हो गए वर्ड? नॉट पेइंग अटेंशन एंड इवेलुएटिंग द सॉल्यूशन, ये तो मतलब ही नहीं बनता होने का इफेक्टिव, अगर हम अटेंशन ही पे नहीं करें तो। विच वन ऑफ इज नॉट एन इफेक्टिव स्ट्रेटेजी ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग? encouraging children to make intuitive guess, experimentation and exploration, dialogue and discussion, focusing on reproduction of knowledge as given. ठीक है। इंट्यूटिव गैस, यस। एक्सपेरिमेंटेशन एक्सप्लोरेशन, यस। डायलॉग डिस्कशन, यस। बहस अगर होगी तो चीज़ें और नए नए व्यूज़ पता चलेंगे। फोकसिंग ऑन रिप्रोडक्शन, नहीं। चलो नेक्स्ट। हाउ कैन टीचर डील विद द चिल्ड्रन हु आर नॉन अटेंटिव इन द क्लासरूम? Ask the children to go out of the class, scold them frequently in front of entire class, talk to them and find out the reason of their disinterest, give them a lot of worksheets as homework. इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है। चलो। Constructivist approach suggests that dash is a crucial for constructing knowledge. Prior knowledge of learner, conditioning, punishment, rote memorization. पैसो, क्योंकि प्रायर लर्निंग जो होगी उस हिसाब से उसके आगे की जो वैल्यू नॉलेज है वो क्या होगी? कंस्ट्रक्ट होगी। ठीक है, उसी हिसाब से एक्सपेंड होगी। कंडीशनिंग में कोई नॉलेज की बात करी है हमने? नहीं करी। कंडीशनिंग क्या थी? किसने दी थी? किसने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग? अब भी तीसरी बार बता रही हूँ, किसने दी थी? इवान पेवलव। ठीक है। देन पनिशमेंट, किसने दी थी? कंडीशनिंग वाले दो लोग हैं, कंडीशनिंग इज गिवन बाय द पेवलव, ठीक है, और स्किनर, सॉरी, कंडीशनिंग इज गिवन बाय द इवान पेवलव, एंड पनिशमेंट कौन सी है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी है? हम्म क्लियर है?
रोट मेमोराइजेशन मतलब ही नहीं बनता। चलो आगे। Child construct naive theories about various phenomena. In this background, a teacher should challenge these conceptions of children through dialogue, dismiss these ideas children have, ignore children's ideas and theories, scold the children for having these ideas. ठीक है, बच्चों को डराना धमकाना कहीं पर भी ठीक नहीं है, पूरी पूरी पेडागोगी के हिसाब से। ठीक है, सो डिसमिस आइडियाज, नहीं भाई उनके आइडियाज को कंसीडर करना है, अदरवाइज बच्चे आगे व्यूज को लेकर नहीं आएंगे। इग्नोर करना है बच्चों के आइडियाज को, नहीं करना। होल्ड करना है, नहीं करना। उसको डायलॉग करेंगे कि भाई तुमने थ्योरी बनाई है, किस बेस पे बनाई है, तुम्हें क्या लगा, उससे और क्वेश्चन पूछेंगे ताकि उसकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो और ज़्यादा आगे जाए, और क्या है वो डेवलप हो, साथ के साथ वो और नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। चलो नेक्स्ट। The relationship between cognition and emotion is independent of each other, unidirectional. Emotion influence करते हैं cognition को, unidirectional. Cognition influence करते हैं emotion को, bidirectional, are dynamic interplay between both. ठीक है, बाय डायरेक्शनल। वाई सो, देखो नेगेटिव कॉग्निशन, कॉग्निशन और इमोशन का ही रिलेशन है। जब आप नेगेटिव स्टेट में होते हो तो आप यूजुअली नेगेटिव मेमोरीज को ज़्यादा याद कर पाते हो, और नेगेटिव जो चीज़ें थी वो कॉग्निशंस आपके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सिमिलरली अगर आप खुश होते हो तो आप खुश वाली चीज़ों को ज़्यादा याद करते हो। ठीक है, सो अफेक्टिव जो कॉग्निटिवली है, आपको हमेशा मूड जो है वो इफेक्ट करते ही करते हैं। इमोशन विल ऑलवेज अफेक्ट योर कॉग्निशन, रिमेंबर दिस। ठीक है, चलो। और जो कॉग्निशन है वो भी मूड को इफेक्ट करेगा। सपोज कोई गलत बात या कोई नेगेटिव कॉग्निशन दिमाग में अचानक आ गया है तो ऑब्वियसली मूड खराब हो जाता है, तो इमोशंस को वो भी दिक्कत करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट लर्निंग? इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट, इमोशनल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट, पेडागोगिकल स्ट्रेटेजीज, सोशल एंड कल्चर कंटेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट। चलो। Dash are the important aspects of process of meaningful construction of knowledge. Social interaction, drill and repetitive recall, reward punishment, stimulus response association. Social interaction, drill and repetitive recall, rote learning, reward punishment. कौन है? वही कौन? कॉन्फिडेंस। Stimulus response association, classical conditioning, behaviorism, Ivan Pavlov. चलो next. When the student repeatedly engaged in an activity such as design and conduct an experiment to earn a reward that is not directly related to that activity, such as earn a star or badge, they are likely to develop materialistic attitude towards learning, enjoy learning for the sake of understanding, persist in doing the activity even without the reward, set mastery goals for themselves rather than work to please others. ठीक है, सेकंड क्यों नहीं होगा? क्योंकि सेकंड आपका इंट्रिंसिक है। ठीक है, इंटरनल मोटिवेशन वाली बात है। अगर वो इंटरनली मोटिवेट होता तो वो नॉलेज के लिए पढ़ता। कुछ लोग बुक्स पढ़ते रहते हैं। ठीक है, परसिस्ट इन डूइंग एक्टिविटी विदाउट रिवॉर्ड, नहीं। जैसे ही रिवॉर्ड हटेंगे वैसे ही आपका एक्टिविटी जो है वो बंद हो जाएगी। देन सेट मास्टरी गोल्स फॉर देमसेल्फ रादर देन वर्क टू प्लीज अदर, नहीं, खुद के लिए नहीं करेंगे, वो सिर्फ डेवलप करेंगे मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड, और उसके लिए ही वो पढ़ेंगे कि मैं फर्स्ट आ जाऊंगा, बैच मिल जाएगा, स्टार मिल जाएगा। चलो, the concept of childhood is universally the same across the different culture, a social construction according to the contemporary socio-constructivist theorist that children are born evil and have to be civilized. बच्चे शैतान का रूप है और उन्हें सही करना जरूरी है। Then that children begin with nothing at all and their characteristics are shaped entirely by the environment. Children begin with nothing at all and their characteristics are shaped entirely by the environment. ठीक है, क्लियर है? यूनिवर्सली सेम है, नहीं। बॉर्न एविल है बच्चा, नहीं। शैतान का रूप भगवान का बोलते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, चिल्ड्रन किसी के पास कुछ भी नहीं होता, जो है वो बाद में सीखता है, एज पर दिस नहीं। तो ये यहाँ पे आंसर सही होगा आपका कौन सा, कि सोशल कंस्ट्रक्शन है अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरिस्ट। एक का नाम बता दो। अब नाम बार बार पूछना पड़ेगा। सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट,
moral reasoning. So which of the following characterize the period of middle childhood? Middle childhood के time पे क्या होता है? Physical growth and development occur at very rapid pace. Ability to think abstractly and use scientific reasoning develop. Children begin to think logically but concretely. Learning occurs primarily through the sensory and motor activities. देखो इन्होंने बोला मिडल चाइल्डहुड, अगर ये होता लेट चाइल्डहुड तो वो होता तुम्हारा कौन सा? साइंटिफिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट वाला। ठीक है, फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर एट वेरी रैपिड पेस। फिजिकल ग्रोथ डेवलपमेंट कहाँ पे ज़्यादा होती है? प्यूबर्टी, प्यूबर्टी जब हिट कर। देन लर्निंग अकर्स प्राइमरी थ्रू द सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर फर्स्ट स्टेज, लेट चाइल्डहुड को में मतलब ही नहीं है उस टर्म का। चलो, चिल्ड्रन बिगिंस टू थिंक लॉजिकली बट कंक्रीटली। पियाजे की जो एक पूरा अभी शायद वो मिल जाएगा, प्रिंट आउट कर लेना, रिवाइज है उसमें मेंशन। देन फैमिली एंड नेबरहुड आर साइकोलॉजिकल एजेंसीज ऑफ चिल्ड्रन, प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, मिडिल सोशलाइजेशन एजेंसीज, सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। क्या है? प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी है, फैमिली भी और नेबरहुड भी। चलो, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। कितने क्वेश्चंस हो गए हैं भाई? 121 क्वेश्चंस जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, बाकी आपका 500 हो जाएंगे। चलो, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो डू कमेंट। टिल देन मी अंजलि कौशिक।